सहआचार्य राजनीति विज्ञान राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग ब्रिटिश मंत्रिमंडल की उत्पत्ति के संबंध में चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल का आशय उस राजनीतिक समिति से है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है। सम्राट के द्वारा लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री सिद्धांतः संसद सदस्यों में और व्यवहार में अपने ही राजनीतिक दल के संसद सदस्यों में से अपने सहयोगियों का चुनाव करता है। मुनरो के शब्दों में मंत्रिमंडल राजमुकुट के नाम पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए गए हुए राजकीय परामर्शदाताओं की समिति को कहा जा सकता है, जिन्हें लोक सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। मंत्रिमंडल का विकास ब्रिटिश मंत्रिमंडल विकास का परिणाम है तथा परंपराओं एवं अभिसमों पर आधारित है। 1937 ईस्वी में सम्राट के मंत्री अधिनियम द्वारा इसे वैधानिक स्थिति प्रदान की गई। वर्तमान मंत्रिमंडल के बीज प्रिवी काउंसिल में देखे जा सकते हैं। ब्रिटेनेज मोट में मैग्नम कौंसिलियम तथा क्यूरिया रेजिस संस्था का विकास हुआ। कालांतर में क्यूरिया रेजिस से ही प्रिवी काउंसिल और मंत्रिमंडल का उद्भव हुआ एवं मैग्नम कौंसिलियम से संसद का। कबाल का उदय प्रिवी काउंसिल से मंत्रिमंडल का उदय हुआ। बृहद आकार के कारण प्रिवी काउंसिल परामर्शदाती समिति के योग्य न रह गई, अतः सम्राट कुछ प्रभुत्व तथा निजी काउंसिलों से महल के किसी कमरे में विचार विमर्श करने लगा। इसी सीमित काउंसलरों की परामर्शदाती समिति को कैबिनेट कहा जाने लगा। चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में मंत्रिमंडल का प्रारंभिक काल कहा जा सकता है। चार्ल्स से संपूर्ण प्रिवी काउंसिल से परामर्श करना छोड़ दिया और वह कुछ विश्वस्त सदस्यों से परामर्श करने लगा। सदस्यों की इस अनौपचारिक समिति को कबाल की संज्ञा दी गई, क्योंकि इसके 5 सदस्यों के नाम CAVAL अक्षरों से प्रारंभ होते थे। कबाल में मंत्रिमंडलात्मक पद्धति का मूल पाया जाता है। यह सामरिक रूप से सम्राट को परामर्श देती थी तथा संसद में विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव पेश करती थी। संसद के प्रति उत्तरदायित्व चार्ल्स प्रथम के राज्यकाल में संसद में मंत्री स्ट्रैफर्ड के विरुद्ध इस अवसर पर कार्रवाई की उसने सम्राट को गलत परामर्श दिया। इसी प्रकार चार्ल्स द्वितीय के काल में संसद ने डेनबी नाम के मंत्री पर महाभियोग चलाया। इससे मंत्रिमंडल का संसद के प्रति उत्तरदायी होने के सिद्धांत की स्थापना हुई। प्रधानमंत्री पद का उदय जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज तृतीय अंग्रेजी भाषा से परिचित नहीं थे और ब्रिटिश राजनीति में भी उनकी रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडलों की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया। तब मंत्रिमंडल को अपने अध्यक्ष का चुनाव करना पड़ा और यह अध्यक्ष ही अनौपचारिक रूप से प्रधानमंत्री हो गया। ब्रिटेन के प्रथम अनौपचारिक प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वालपोली थे। 17वीं शताब्दी के अंत मंत्रिमंडल की निम्न विशेषताएं स्थापित हो चुकी थी। कैबिनेट के सदस्य ब्रिटिश संसद से ही लिए जाने चाहिए। वे एक ही दल के लिए जाने चाहिए। उनका संसद में बहुमत होना चाहिए। उनकी एक सामान्य नीति होनी चाहिए। मंत्री लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए और वे सभी प्रधानमंत्री के अधीन होने चाहिए। 19वीं शताब्दी में इसी सिद्धांत को सुदृढ़ता प्रदान की गई। 20वीं सदी में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था से संबंधित कुछ बातों का विकास हुआ। अब मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 10-12 के स्थान पर 18-22 हो गई और मंत्रिमंडल के कार्य बढ़ जाने के कारण मंत्रिमंडलीय समितियों का प्रचलन हुआ। संकट काल में राष्ट्रीय मंत्रिमंडल की स्थापना का प्रचलन हुआ। युद्ध काल में मंत्रिमंडल की आंतरिक समिति के रूप में युद्ध मंत्रिमंडल का विकास हुआ। 20वीं शताब्दी में ही कैबिनेट सचिवालय की भी स्थापना हुई। मंत्रिमंडल का निर्माण
लोक सदन के बहुमत दल के नेता को राजा द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यह परंपरा है कि प्रधानमंत्री कामन सभा का ही होगा। प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से मंत्रिमंडल का गठन करता है। इस बारे में सम्राट का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। उसे मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय ये देखना होता है कि दल के महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञों, विशेषज्ञों तथा प्रादेशिक हितों के प्रतिनिधियों को उसमें स्थान मिल जाए। राज्यसभा से ही कुछ मंत्री बनाए जा सकते हैं। मंत्रियों के लिए यह आवश्यक है कि वे संसद के सदस्य हों। यदि संसद के सदस्य नहीं हैं तो उन्हें शीघ्र ही बनना पड़ता है। मंत्रिमंडल प्रणाली की विशेषताएं। इंग्लैंड के मंत्रिमंडल की निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1, सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों से बाहर। ब्रिटिश मंत्रिमंडल प्रणाली की विशेषता है कि राज मंत्रिमंडल की बैठकों से बाहर रहता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेता है। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त मंत्रिमंडल को सम्राट अपना मंत्रिमंडल नियुक्त कर देता है। गोपनीयता। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता गोपनीयता है। मंत्रिमंडल की बैठकों में सब सदस्य इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वे अपने अपने विचारों को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ बैठक में प्रस्तुत करें, पर उनके लिए यह आवश्यक है कि सार्वजनिक रूप से वे केवल उन्हीं बातों को कहें जो मंत्रिमंडल के नियमों के अनुकूल हों। उन्हें अपने तथा अन्य सदस्यों के विचारों की गोपनीयता रखना पड़ता है। नंबर 3, टीम भावना। मंत्रिमंडल एक टीम के समान कार्य करता है। यदि शासन को अपने कार्यों में सफलता मिलती है तो पूरी कैबिनेट का उसका श्रेय मिलता है और उसकी प्रशंसा होती है। इसके विपरीत यदि सरकार की नीतियां गलत साबित होती हैं तो पूरे मंत्रिमंडल की निंदा की जाती है। कॉमन सभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को एक साथ त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मंत्रिमंडल एक साथ तैरता अथवा डूबते हैं। इस संबंध में एक उक्ति भी प्रचलित है, प्रत्येक के लिए सब और सब के लिए प्रत्येक। नंबर 4, राजनीतिक सजातीयता। साधारणतः सभी मंत्री एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। दलगत प्रणाली के कारण ही इसमें एक सी विचारधारा के व्यक्ति होते हैं, एक से उद्देश्य रहते हैं और जो सब समस्याओं पर एक से दृष्टिकोण से विचार करते हैं। नंबर 5, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। वह सभी मंत्रियों में प्रमुख समझा जाता है। वह बराबर बालों में प्रथम होता है। नंबर 6, कार्यपालिका व व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध। ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की विशेषता होती है कि कार्यपालिका व व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। मंत्रिमंडल की स्थिति संसद की समिति की है और इस कारण यह संसद के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल का प्रत्येक मंत्री संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य अवश्य होता है। अपने प्रत्येक कार्य के लिए वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। नंबर 7, मंत्रिमंडल का लोक सदन के विघटन का अधिकार। अपने किसी कार्य के लिए यदि मंत्रिमंडल संसद का विश्वास प्रस्ताव कर सके और यदि मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को संसद पारित न कर सके और मंत्रिमंडलीय यह समझे कि उसे राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है तो वह लोक सदन को भंग करा के पुनः निर्वाचन करा सकता है। नंबर 8, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व। कैबिनेट प्रणाली की विशेषता है कि मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व है। यह उत्तरदायित्व 3 प्रकार है। नंबर 1, वैधानिक उत्तरदायित्व। वैधानिक उत्तरदायित्व का अर्थ सम्राट के प्रति उत्तरदायित्व है। सम्राट इंग्लैंड का संवैधानिक प्रधान है, अतः मंत्रिमंडल अपने समस्त कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी है। किंतु आजकल वैधानिक उत्तरदायित्व औपचारिक मात्र है। सेकेंड, अंतः मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद के सदस्य परस्पर एक दूसरे के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि मंत्रिपरिषद के समस्त सदस्य परस्पर सहयोग एवं स्वेच्छा के साथ एकजुट होकर कार्य करें। मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य
का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने अन्य साथियों को नीचा दिखाने का प्रयास न करें, उनके विभागों में अपनाई गई नीतियों का समर्थन करें। थर्ड, संसद के प्रति उत्तरदायित्व अथवा राजनीतिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है। यह राजनीतिक उत्तरदायित्व ही उसका वास्तविक उत्तरदायित्व है। राजनीतिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि यदि मंत्रिपरिषद कामन सभा का विश्वास खो देती है तो उसे त्यागपत्र देना होगा। कोई भी मंत्रिपरिषद केवल तब तक ही शासन की बागडोर संभाल सकते हैं जब तक कि उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। सन 1911 तक मंत्रिपरिषद संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होती थी, परंतु 1911 और फिर 1949 के संसदीय अधिनियमों द्वारा राज्यसभा की शक्तियां बहुत सीमित कर दी गई हैं। अब मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व वास्तव में केवल कामन सभा के प्रति रह गया है।